वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस फर्स्ट सेशन ऑफ द रिवीजन ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग का ऐसे कौन सा है सर? ऐसे 530। ये आपको कैसे ध्यान रखना है? तो पहले पहले मैं 53 नंबर के पास में रहता था, मतलब मेरे पड़ोसी जो थे वो 53 नंबर में रहते थे। और ये जो 53 नंबर वाले ये ओरिजिनली कुछ खरीदते ही नहीं थे। मतलब जो मेरा फ्रेंड था वो कभी बॉर्नवीटा पीता था, कभी हॉर्लिक्स पीता था, कभी चोकोस खाता था। तो मैं रोज उससे पूछता था तेरा रोज ब्रेकफास्ट बदल कैसे जाता है, ये रोज तेरे दूध के साथ तेरी चीज बदल कैसे जाती है? तो वो कहता है हम लोग खरीदते नहीं है, हम सैंपल से काम चलाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना सर, जो 53 नंबर वाले होते हैं वो किससे काम चलाते हैं? वो सैंपल से काम चलाते हैं, वो खरीदते नहीं है। तो ऐसे 530 क्या है? ये बात करता है आपकी ऑडिट सैंपलिंग की। ऑडिट सैंपलिंग मतलब क्या मैं 100% पॉपुलेशन चेक कर रहा हूं या उसमें से गिनी चुनी चीजें? सर गिनी चुनी चीजें। तो ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% आइटम। आप 100 के 100% आइटम चेक नहीं कर रहे, आप लेस देन 100% आइटम चेक करके चल रहे हो। इस तरह से एवरी आइटम शुड हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। आप भेदभाव नहीं कर सकते, हर आइटम के पास एक मौका होना चाहिए सेलेक्ट वगैरह होने का। आखिरी में हमको क्या चाहिए? आरबीसी अबाउट द पॉपुलेशन। आरबीसी का मतलब था रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन। ठीक है सर। फिर हमने डिस्कस किया एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क मतलब जो कंक्लूजन मैं सैंपल से निकाल रहा हूं, जो कंक्लूजन मैं सैंपल से निकाल रहा हूं, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन अगर मैं पूरी पॉपुलेशन टेस्ट करता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, मुझे लगता है कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, इन एक्चुअल दे आर नॉट। मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया, मुझे लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जबकि थी। तो क्या लगता है मेरा ओपिनियन सही होगा या गलत होगा? दिस विल लीड टू अ रॉन्ग ओपिनियन। रॉन्ग ओपिनियन मतलब जो ऑडिट का पर्पस था वो डिफीट हो गया। इट अफेक्ट्स योर ऑडिट इफेक्टिवनेस। ये एक बेसिक सी बात आपने स्टार्ट करके चलनी है। ठीक है सर। अगर मैं बोलूं दूसरा केस, इसका उल्टा कर दो। आपको लग रहा था कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं होंगे, जबकि वो इफेक्टिव निकले। आपको लग रहा था मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, जबकि नहीं थी। तो ये चीजें गलत प्रूव करने के लिए आपने ज्यादा प्रोसीजर्स कर दिए। ये प्रूव करने के लिए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, आपने ज्यादा टेस्टिंग कर ली। इस वजह से आपकी एफिशिएंसी अफेक्ट हो गई। सो इट लीड्स टू मोर प्रोसीजर एंड अफेक्ट्स योर ऑडिट एफिशिएंसी। क्या ये दो बातें क्लियर है? हाँ सर, ये दो बातें क्लियर है। इसके अलावा हमने और क्या चीजें डिस्कस की थी? हमने डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में हमको बस दो फैक्टर्स ध्यान रखने सर, क्या? रैंडम सिलेक्शन और प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्यार से बोल दो आरएसपीटी। अगर इन दोनों में से कोई भी क्वालिटी सैंपलिंग में नहीं है तो हम उसको नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का नाम देते हैं। फिर हमने एक डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या है? एक अमाउंट जो ऑडिटर सेट कर रहा है, एक अमाउंट जो ऑडिटर सेट कर रहा है जिसको लेके उसको अश्योरेंस चाहिए कि इसके ऊपर कोई भी गलती नहीं होगी। तो सर दिस इज जस्ट लाइक योर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। दिस इज जस्ट लाइक योर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में तो ये होता है कि हमने एक बार परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट कर ली तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर कोई भी गलती ना छूटे, इसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा चीजें चेक करके चले। तो यही बात यहां पे लिख रखी है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी टू द सैंपलिंग प्रोसीजर। सो दिस कैन बी द सेम अमाउंट और इट कैन बी अमाउंट लोअर देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सर, कौन सा? इधर आओ। सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज एंड सैंपल सिलेक्शन। तो सबसे पहले आपका सैंपल डिजाइन जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका ऑडिट का पर्पस क्या है एंड पॉपुलेशन किस तरह से बनी हुई है। दो तरह से आप सैंपल डिजाइन कर सकते हो, स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। जो सैंपल साइज है वो इतना होना चाहिए कि आप अपनी सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस कर पाओ टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। इसके जो फैक्टर्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में रिवाइज करेंगे। ठीक है सर। जो सैंपल सिलेक्शन है इस तरह से होना चाहिए, एवरी आइटम शुड हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। इसके जो मेथड्स है वो भी हम नेक्स्ट सेशन में रिवाइज करेंगे। अब सबसे पहले सर बात कर लेते हैं सैंपलिंग के डिजाइन की। तो सबसे पहला डिजाइन होता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो भी आपकी डाइवर्स पॉपुलेशन है, आप इसको स्ट्रेटिफाई करते हो, आप इसको क्लासिफाई करते हो इनटू सब पॉपुलेशन। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटम्स। तो आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो? मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे, रोमम के बेसिस पे। सारे बच्चे बताओ हम स्ट्रेटिफिकेशन करते क्यों है? ताकि ऑडिट में एफिशिएंसी आ सके, ताकि जो हमारी ऑडिट है उसमें एफिशिएंसी आ सके, उसमें सैंपल साइज कम हो सके बट सैंपलिंग रिस्क ना बढ़े। सारे बच्चे बताओ सैंपलिंग रिस्क क्यों नहीं बढ़ेगी?
सैंपलिंग रिस्क क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आप स्मार्टली पूरी पॉपुलेशन को कवर कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे अगर मैं करूं, सपोज मान लो डेटर्स 10 लाख के हैं, ठीक है, तो जो डेटर्स 7.5 लाख से ऊपर के रहेंगे उसमें से मैंने 100% आइटम्स ले लिए, जो 5 से 7.5 लाख थे उसमें से 75% आइटम। तो इस तरह से मैंने पूरी ही पॉपुलेशन कवर कर ली, तो सैंपलिंग रिस्क तो नहीं बढ़ी बट मेरा सैंपल साइज कम हो गया। ओ, इसी तरह अगर मैं चाहूं तो मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे भी कर सकता हूं। डेटर्स के केस में गलती होने के चांसेस कब है? जब डेटर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? कितनी एजिंग है, कितने टाइम से उन्होंने हमको पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी है ग्रेटर देन 3 इयर्स पे 100%, 2 to 3 इयर्स 75%, इस तरह से भी आप कहीं ना कहीं एजिंग कर सकते हो। अब सारे बच्चे मुझे बताना, इस केस में जो प्रोजेक्शन होगा मिसस्टेटमेंट्स का, इस केस में जो प्रोजेक्शन होता है मिसस्टेटमेंट का, वो कैसे होता है? क्या प्रोजेक्शन इस तरह से होता है कि मैं पूरी पूरी गलतियां निकाल लूं और उस पूरी गलती को पॉपुलेशन पे कर दूं, या फिर स्ट्रेटा वाइज प्रोजेक्शन होगा? सर स्ट्रेटा वाइज प्रोजेक्शन होता है। तो यही बात आपकी यहां पे लिखी हुई है, एफिशिएंसी कैन बी इंप्रूव्ड इफ यू स्ट्रेटिफाई योर पॉपुलेशन इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन। इससे आपकी वेरिएशन कम हो जाती है, सैंपल साइज कम होता है, बट सैंपलिंग रिस्क नहीं बढ़ती। कौन से दो तरीके थे स्ट्रेटिफाई करने के? मॉनेटरी अमाउंट्स और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रोमम। जो भी सैंपल के रिजल्ट्स होंगे आप उसको प्रोजेक्ट करोगे टू दैट रिस्पेक्टिव स्ट्रेटम, और फिर जो स्ट्रेटम के डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे उनको एड अप करके ही आप प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट निकालोगे फॉर द होल पॉपुलेशन। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में क्या होता है? मैंने कहा वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में हम स्ट्रेटाज नहीं बनाते, हम यहां पे ग्रुप्स नहीं बनाते, इंडिविजुअल मॉनेटरी अमाउंट्स के बेसिस पे सैंपलिंग करते हैं, और जो हाई वैल्यू अमाउंट्स होती है उस पे ज्यादा फोकस करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5 डेटर्स थे, तो हमने क्या किया, इनको सबसे पहले हाई टू लो कर दिया, जैसे हम अपनी आर्टिकलशिप में भी करते हैं। फिर मैंने देखा 85% ऑफ द कंफर्ट तो आई एम गेटिंग फ्रॉम 3 डेटर्स ओनली, तो इस पे फोकस करके चलता हूं। तो जिन जिन डेटर्स में एक मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूडेड थी, कौन सी मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूडेड थी? 1.5 लाख, इन पे मैंने फोकस किया, इनको मैंने टेस्ट कर लिया। तो मॉनेटरी वैल्यू में क्या कहता है? आइडेंटिफाई द सैंपलिंग यूनिट्स एज इंडिविजुअल मॉनेटरी अमाउंट, सेलेक्ट दोज मॉनेटरी अमाउंट्स विच कंटेन दोज मॉनेटरी अमाउंट्स। मतलब ऐसी मॉनेटरी यूनिट्स को सिलेक्ट करो जहां पे वो मॉनेटरी अमाउंट इंक्लूडेड है। हमारे केस में क्या थी? 1.5 लाख रुपीस। इससे हमारा ऑडिट एफर्ट किस पे जाता है? लार्ज वैल्यू आइटम्स पे चला जाता है। इसको आप सिस्टमैटिक मेथड के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। फिर इसके बाद हमने एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल डिस्कस किया था जिससे आधी चीजें क्लियर हो जाती है। सर क्या? सपोज अब मेरे को सैंपलिंग करनी है, ठीक है, अब मैं आपको आरबीसी वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मुझे सैंपलिंग करनी है और मैंने 3 डेटर्स चेक करे, ए, डी और सी। ए सही निकला, डी और सी में गड़बड़ थी। डी में गड़बड़ क्या थी? दिस इज द ओनली फॉरेन डेटर, और इसके फॉरेक्स कन्वर्जन में गड़बड़ हुई है। सी के साथ गड़बड़ क्या थी? लास्ट 5 डेज की जो सेल्स थी वो रिकॉर्डेड नहीं है। ऐसा सिर्फ सी में नहीं है, बाकी डेटर्स में भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन मिस स्टेटमेंट्स के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन पे एस्टिमेट करता हूं, पूरी पॉपुलेशन में क्या एस्टिमेटेड मिस स्टेटमेंट होगी। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरी सबसे पहले गलती क्या हुई थी? मैंने ये जो मिस स्टेटमेंट थी 3.5 लाख, इसको डिवाइड किया पॉपुलेशन, जो मैंने टेस्टिंग की थी सैंपल की वो था 8.5 लाख, और इसको पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर दिया। बट यहां गलती क्या थी? सर गलती ये थी कि ये जो मिसस्टेटमेंट है 2 लाख रुपए वाली, ये इकलौती मिसस्टेटमेंट है, इसके जैसी मिसस्टेटमेंट कोई और नहीं है। तो इसको हमने क्या नाम दिया? एनोमली। तो आपने कहा एनोमली को अलग लो, बाकी प्रोजेक्शन अलग करो। जब प्रोजेक्शन अलग करेंगे, एनोमली को अलग लेंगे, तो आपको एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट पता लगेगी। अब एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट को किससे कंपेयर करना है बताना जरा चैट बॉक्स में। जो आपकी एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट है इसको मैं किससे कंपेयर करूं? सर अब आप इसको टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से कंपेयर करो। नाउ यू नीड टू कंपेयर योर एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट विद योर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट बहुत दूर है और आपको कंफर्ट आ गया, आपको पॉपुलेशन पे कंफर्ट आ गया, तो बोल देना मुझे आरबीसी मिल गया, नाउ आई हैव गॉट रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन ऑन माय पॉपुलेशन। बट अगर आपकी एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से ज्यादा है या उसके बहुत पास है, अब आपको एक्चुअल मिसस्टेटमेंट जानने में इंटरेस्ट है। अब आप बोलोगे रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन नहीं मिला, नाउ आई वांट टू नो द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। तो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट के लिए या तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर दो टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट और उसको करेक्ट करें, या फिर आप खुद क्या करोगे, खुद एक्स्ट्रा स्टेप्स लोगे। यू विल टेलर योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हो तो सैंपल साइज बढ़ा दो,
या कोई और कंट्रोल टेस्ट कर लो, या फिर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करके चल सकते हो। ठीक है। एंड लास्ट में मैंने आपको ये सिखाया था क्या, जब भी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है तो क्या होता है, जो भी एस्टिमेटेड मिसस्टेटमेंट है उसके लिए आप प्रोजेक्शन उस पॉपुलेशन पे करते हो। ठीक है। और फिर जो S1 की प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट होगी, S2 की और S3 की, तीनों को ऐड करके आपको पूरी पॉपुलेशन का प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, दिस इज व्हाट वी कवर्ड इन सेशन नंबर 1। हियर द रिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। वेलकम 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 टू टुडेज रिवीजन सेशन नंबर 2 ऑफ योर ऑडिट सैंपलिंग। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। इसमें ये क्या कहता है, जब भी मैं कोई ऑडिट प्रोसीजर एक पर्टिकुलर आइटम पे करता हूं और उस आइटम पे मैं प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाता तो गिव अप नहीं करना, आपने रिप्लेसमेंट आइटम पे जाना है। सो वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग योर ऑडिट प्रोसीजर ऑन अ सिलेक्टेड आइटम, तो या तो आप परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अगर आप परफॉर्म कर पाते हो ओके, बट नहीं तो आप किसी रिप्लेसमेंट आइटम पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चेक करना है बैंक की पेमेंट्स ऑथोराइज्ड है कि नहीं, तो इसके लिए मैंने एक चेक निकाला एज अ सैंपल, बट वो चेक कैंसिल्ड चेक निकला। ओ, अगर कैंसिल्ड चेक निकला तो क्या करूंगा, अब मैं दूसरा सैंपल निकाल के क्लाइंट को दूंगा और फिर उसकी पेमेंट्स वगैरह चेक करके चलूंगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। इसके अलावा ये कहता है कि अगर आप कोई ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, तो भी गिव अप नहीं करेंगे, तो भी हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे। फॉर एग्जांपल, डेटर से कंफर्मेशन नहीं मिल रही तो क्या करते हैं, डेटर्स का सेल्स इनवॉइस चेक करते हैं, डिलीवरी डिटेल्स देखते हैं, सब्सिक्वेंट रिसीट्स देखते हैं। ये सारी चीजों से फिर हम कंफर्ट लेने की कोशिश करते हैं। बट सोचो, अगर आप अपना ऑडिट प्रोसीजर ही ना कर पाओ, आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर ही ना कर पाओ तो क्या करोगे सर, इसका मतलब है दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, यानी वहां पे गलती के चांसेस है। तो अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हो तो उसको मिसस्टेटमेंट बोलते हैं, अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हो तो हम उसको डेविएशन का नाम देके चलेंगे। क्या ये बेसिक्स क्लियर है? हाँ सर, ये बेसिक्स क्लियर है। फिर इसके बाद हमने कुछ बेसिक बातें करी थी। क्या, जब भी कोई मिसस्टेटमेंट मिलेगी तो आपने इन्वेस्टिगेट करना है, क्या रीजन है, व्हाट इज द नेचर एंड कॉज ऑफ द मिसस्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इस मिसस्टेटमेंट का जो इंपैक्ट है मुझे पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करना है या फिर ये एनॉमली है। अच्छा, एनॉमली क्या रोज रोज मिलती है या एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज में? सर, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज में। तो एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज में ही आप किसी मिसस्टेटमेंट को एनॉमली मानोगे। एनॉमली मतलब इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसी मिसस्टेटमेंट पूरे पॉपुलेशन में नहीं है। अब सर, जब भी आप किसी को एनॉमली मान रहे हो, इसके लिए आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। देयर शुड बी अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, देयर शुड बी अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ये कैसे मिलेगी? एडिशनल प्रोसीजर्स करके, व्हेन यू रियलाइज दिस टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट इज नॉट अफेक्टिंग द होल पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है सर। अब जब आपको मिसस्टेटमेंट की नेचर पता लग गई, अब आप अपना प्रोजेक्शन का काम कर सकते हो। हम प्रोजेक्शन एक्चुअल मिसस्टेटमेंट के लिए करते हैं या अंदाजे के लिए? सर, अंदाजे के लिए, टू गेट अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द स्केल ऑफ मिसस्टेटमेंट, नॉट टू डिटरमाइन द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। अब इसमें जो एनोमली होती है उसको इंक्लूड नहीं करते, एनोमली इज एक्सक्लूडेड व्हेन यू आर प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट। बट अगर आपको एस्टिमेट निकालना है, आपको इफेक्ट जानना है ऑफ दिस मिसस्टेटमेंट, तो आप इसको इन एडिशन कंसीडर करोगे टू द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में प्रोजेक्शन करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में प्रोजेक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, अगर आपके किसी प्रोसेस में सैंपल डेविएशन रेट है 10%, तो अब तुम 10% को कैसे प्रोजेक्ट कर दोगे? अमाउंट्स को तो प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसा हमने किया था, अमाउंट्स को तो प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये अमाउंट्स तो प्रोजेक्ट हो जाती हैं। बट अगर प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोसेस में डेविएशन रेट है, वो डेविएशन रेट वही रहता है पॉपुलेशन का भी। ठीक है, ठीक है सर। अब फिर हमारे पास टॉपिक आता है इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। जब भी सैंपलिंग करेंगे तो हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमको आरबीसी मिला कि नहीं, रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन ऑन द पॉपुलेशन मिला कि नहीं। अगर तो मिल गया वेरी वेरी गुड, अगर नहीं मिला तो आपको अब एक्चुअल मिसस्टेटमेंट जानने में इंटरेस्ट रहेगा। सर, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट मतलब अब आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट को, अब आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट को, सर किसके लिए? टू इन्वेस्टिगेट द मिसस्टेटमेंट, पता लगाओ एक्चुअल मिसस्टेटमेंट कितनी है। अगर मैनेजमेंट मान गई तो ठीक है, अदरवाइज यू विल टेलर योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। एग्जांपल के तौर पे सपोज आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना सैंपल साइज बढ़ा दो, या आप कोई ऑल्टरनेट कंट्रोल कर दो, या फिर टीओसी की जगह आप सब्सटेंटिव का भी ध्यान
ले सकते हो। फिर हमने सर एक छोटा सा प्यारा सा क्यूटी सा टॉपिक डिस्कस किया, सैंपल सिलेक्शन मेथड, बहुत ही मामूली टॉपिक है। सबसे पहले रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अगर तो पॉपुलेशन एक जैसी है तो एक ही पॉपुलेशन में से रैंडम सैंपल निकाल लो, या पॉपुलेशन बड़ी डाइवर्स है, अगर डाइवर्स पॉपुलेशन है तो इसको स्ट्रेटास में बांटो, हर छोटे छोटे ग्रुप में से फिर हम सैंपल निकालेंगे डिफरेंट प्रपोर्शन में। ये जो डिफरेंट प्रपोर्शन में हम सैंपल निकालते हैं इसको कहते हैं, हर पॉपुलेशन को आपने डिफरेंट वेट्स एलोकेट कर दिए बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट प्रपोर्शन फ्रॉम ईच पॉपुलेशन। ये तभी यूज की जाती है जब पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स होती है। फिर हमने बात करी सिस्टमैटिक सिलेक्शन। सर सिस्टमैटिक सिलेक्शन में हमने क्या सीखा, मैंने कहा सिस्टमैटिक सिलेक्शन में हमने सीखा, सपोज आपके पास पॉपुलेशन है 5000 आइटम्स की, आपको 100 सैंपल सेलेक्ट करने हैं, तो आपका सैंपलिंग इंटरवल क्या होना चाहिए, कितने कितने इंटरवल पे मैं सैंपल उठाऊं। तो आपने कहा 5000 डिवाइडेड बाय 100, 50th आइटम, एवरी 50th आइटम शुड बी सिलेक्टेड एज अ सैंपलिंग इंटरवल। अब स्टार्ट कहां से करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हैफेजार्डली अपनी मर्जी से स्टार्ट कर लो कहीं से भी, सपोज मैंने 8th आइटम सेलेक्ट कर लिया, या आप रैंडमली भी कोई पहला नंबर निकाल सकते हो इन द फर्स्ट 50, पहला सैंपल वहां से उठाओ, फिर एवरी 50th आइटम से फिर आप सैंपल उठा सकते हो। थर्ड हमारा था मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग या वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें क्या था, जो आपका सैंपल साइज होता है, जो सैंपल सिलेक्शन होती है, उसके बाद जो इवैल्यूएशन होती है, सारी की सारी चीजें मॉनिटरी वैल्यूज के हिसाब से हो जाती है। फिर आता है हैफेजार्ड सिलेक्शन, मतलब आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, इसमें ट्राई करना है कोई बायसनेस ना हो, कोई पर्सनल आपका बायसनेस वगैरह ना हो, प्लस हैफेजार्ड और स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की नहीं बनती, बिकॉज स्टैटिस्टिकल इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, उसमें होता है आरएसपीटी। आरएसपीटी का क्या मतलब था, रैंडम सिलेक्शन और प्रोबेबिलिटी थ्योरी। फिर सर ब्लॉक सिलेक्शन जो है ये क्या कहता है, ब्लॉक सिलेक्शन ये कहता है कि आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने कहा क्योंकि जनरली जो लोग साथ रहते हैं वो एक जैसे तो होते हैं बट बाकी पॉपुलेशन से अलग होते हैं। तो ये जो हरा वाला तरीका है सैंपल सेलेक्ट करने का, इसी को कहते हैं ब्लॉक सिलेक्शन, यानी सेलेक्टिंग कंटीजियस आइटम्स, जो साथ में आइटम्स इनको आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, इसको आप ऑडिट सैंपलिंग में यूज नहीं कर सकते। ठीक है सर। फिर हमने कुछ फैक्टर्स वगैरह डिस्कस किए थे, बड़े सिंपल से थे। सबसे पहला था इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट कंसीडर्स द इंटरनल कंट्रोल, मतलब जब आप रिस्क असेस कर रहे थे तो आपको लगा कंट्रोल्स रिलायबल रहेंगे, इस वजह से आपने कंट्रोल रिस्क कम मान ली। अब अगर आपको रिलाय करना है कंट्रोल पे तो आपको चेक तो करना ही पड़ेगा, कंट्रोल्स एक्चुअल में रिलायबल है या नहीं। दूसरा कहता है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, इट इज जस्ट लाइक टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। अगर आप टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट बढ़ा देते हो तो अब आपको ये सैंपल चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर मैंने टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट जो होती है, इसके ऊपर की चीजें मुझे चेक करनी होती है, तो अगर मैंने टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट बढ़ा दी तो ये वाली चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आपका सैंपल साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगला कहता है इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन मतलब आपको लग रहा है कंट्रोल्स में, अगर आपको लग रहा है गड़बड़ वगैरह रह सकती है तो ऑब्वियस सी बात है उनको ढंग से टेस्ट वगैरह करके चलो। फिर ये कहता है इंक्रीज इन ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, जब भी आपको अश्योरेंस ज्यादा चाहिए, संतुष्टि ज्यादा चाहिए, टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। आखिरी में कहता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स। इसमें हमने ईवाई का एग्जांपल लिया था सर, क्या जब भी यहां पे ईवाई की पॉलिसी या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं तो क्या होता है, सैंपल साइज क्या होता है, या तो 10% ऑफ द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन और 25 व्हिचएवर इज लोअर। तो आपने देखा जैसे जैसे हमने पॉपुलेशन का साइज बढ़ाया सैंपल साइज पे इफेक्ट ज्यादा नहीं आया, तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स, उससे हमारा नेग्लिजिबल इंपैक्ट आता है सैंपल साइज पे। अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स के भी सारे पॉइंट्स वैसे ही है, जैसे ही आपको लगता है रोमम ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो आप ज्यादा टेस्टिंग करोगे। अगर आपको बाकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर से संतुष्टि मिल गई है तो अब आप सैंपल साइज कम भी सिलेक्ट करोगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर अश्योरेंस ज्यादा चाहिए, ज्यादा टेस्टिंग करो। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट बढ़ गई है, टॉलरेंस बढ़ गई है, तो कम टेस्टिंग से भी काम चल जाएगा। प्लस अगर आपको लगता है ज्यादा मिसस्टेटमेंट है पॉपुलेशन में तो ज्यादा टेस्टिंग करो। और लास्ट में क्या कहता है, स्ट्रेटिफिकेशन से आती है एफिशिएंसी, यानी कम सैंपल साइज में भी आपका काम चल जाएगा। फिर लास्ट में हमने कुछ जनरलिस्टिक फैक्टर्स डिस्कस किए थे, 3 फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन वाले, 2 ऑडिटर वाले। ऑर्गेनाइजेशन वाले 3 फैक्टर्स क्या थे, साइज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल्स कैसे, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे है, और ऑडिटर वाले 2 फैक्टर्स क्या थे, उसको कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कितना टॉलरेट कर सकता है, ये 5 फैक्टर्स आपने यहाँ पे कंसिडर करके चलने थे। यहाँ हमारी सैंपलिंग की एकदम बढ़िया वाली रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अब आपने कुछ नहीं करना, एक बार फटाफट इन टॉपिक्स को गो थ्रू कर लो, देन मेक श्योर यू सॉल्व द क्वेश्चन बैंक, तो मजा आ जाएगा।